आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस फिलोसोफर प्लेटो ने इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी को लिखा था जिसे आज हम अटलांटिस के नाम से जानते हैं। प्लेटो ने उस कहानी में लिखा था कि अटलांटिस में बसने वाले लोग इंतहाई ताकतवर हुआ करते थे, जो खुद को खुदा माना करते थे। यहाँ के लोग बहुत अयाश पसंद थे और अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया करते थे। और ये लोग जिस आइलैंड पर रहा करते थे वहाँ सोना और जवाहरात बहुत ही भारी मिकदार में पाए जाते थे। 11,000 साल पहले अटलांटिस की तारीख में एक ऐसा दिन आने वाला था जो अटलांटिस की इस शान शौकत को बिल्कुल बदलने वाला था। ये वो दिन था जब कुदरत की तरफ से एक ऐसा अजाब, एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर आने जा रहा था जिसका निशाना यही अटलांटिस था। यही अटलांटिस जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे। इस दिन आइलैंड पर बना हुआ ये शहर और इसमें बसने वाली सिविलाइजेशन पूरी की पूरी तबाह होने जा रही थी। और ये तबाही इतनी खौफनाक होने वाली थी जिसमें इन लोगों का नामो निशान तक हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाला था। प्लेटो की इस कहानी के मुताबिक 11,000 साल पहले एक बहुत बड़े सुनामी ने अटलांटिस का रुख किया था, जिसने एक रात के अंदर अंदर इस पूरे आलीशान शहर, इसमें मौजूद बिल्डिंग्स, महलात और इंसानों समेत सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद ये पूरे का पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गया था। उस दिन के बाद 11,000 सालों तक कोई भी ये नहीं जान पाया था कि आखिर ये पूरे का पूरा शहर और इसमें बसने वाले लोग गए तो गए कहाँ। तारीख में ऐसे कई शहर हुआ करते थे जो आज समुद्र के अंदर कहीं खोए हुए हैं। इसी वजह से लोगों का ये मानना है कि अटलांटिस की ये स्टोरी भी बिल्कुल सच है और बाकी शहरों की तरह अटलांटिस भी समुद्र की दुनिया में कहीं खोया हुआ है। समुद्र से अब तक कई सिटीज को डिस्कवर किया जा चुका है और कई सिटीज ऐसी हैं जिन्हें आज तक तलाश नहीं किया जा सका है, जो अब एक मिस्ट्री बनकर रह गई हैं। इन्हीं मिस्ट्रीज में अटलांटिस की ये मिस्ट्री सबसे टॉप पर आती है और अटलांटिस के शहर को दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री कहा जाता है। RMS टाइटैनिक, जो अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था, 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफर पर निकला। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक, बिजनेसमैन से लेकर आम लोगों तक, इस जहाज में 2240 के करीब हर तरह के लोग मौजूद थे, जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। पैसेंजर्स के अलावा टाइटैनिक को अलविदा करने वाले लाखों लोग पोर्ट पर मौजूद थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही शिप के क्रू को और ना ही उन अलविदा करने वाले लोगों को ये मालूम था कि अब से कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा होने जा रहा था जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने शुरू की थी, जिसे 1200 दिनों की कोशिशों और 2000 वर्कर्स की दिन रात की मेहनत के बाद बनाया गया था। इसे बनाने में उस वक्त $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के वक्त $198 मिलियन बनते हैं। ये जहाज लंबाई में 269 मीटर लंबा, चौड़ाई में 28 मीटर तक चौड़ा और 53 मीटर तक ऊंचा था। इस जहाज को बनाने वाले लोगों का ये कहना था कि ये अनसिंकेबल है, यानी ये कभी न डूबने वाला जहाज है। लेकिन अपने दौर का सबसे लग्जरी, सबसे महंगा और कभी न डूबने वाला ये जहाज आखिर किन वजहों और किन गलतियों का शिकार हुआ था, जो आज ये समंदर की गहराइयों के खौफनाक अंधेरों में 3800 मीटर नीचे पड़ा हुआ है। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 1500 के करीब लोग मौत का शिकार हो गए थे, और आखिर हजारों किस्म के राजों और दिल दिला देने वाली टाइटैनिक की इस मिस्ट्री की असल हकीकत क्या है, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 को दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल सुनसान और खामोश था और किसी भी किस्म के समुद्री तूफान के आने की कोई भी वार्निंग नहीं थी। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के 2 दिनों बाद टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई थी। यानी जिस अटलांटिक ओशन में तैर कर ये अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ पर आइसबर्ग्स मौजूद थे, यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। इन वार्निंग्स के मिलने के बाद टाइटैनिक ने अपनी स्पीड को कम किए बगैर ही 2 बार अपने रास्ते को बदला था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को फिर से टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग्स मिली थी, लेकिन शिप के कैप्टन और क्रू ने उन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया था। टाइटैनिक अब समुद्र के जिन इलाकों में मौजूद था वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन टाइटैनिक से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और शिप SS कैलिफोर्नियन भी वहाँ मौजूद थी, जिसने टाइटैनिक को एक बहुत बड़े आइसबर्ग की वार्निंग दी थी और उस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। फिर कुछ ही घंटों बाद शिप के क्रू ने खुद से कुछ ही दूर एक बहुत बड़े आइसबर्ग को देखा, जिसने उन लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आइसबर्ग 400 फीट तक लंबा और 100 फीट तक ऊंचा था। जब तक इस आइसबर्ग की खबर कैप्टन तक पहुँचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के इंजन को फौरन बंद कर दिया गया और साथ ही जहाज का रुख बदलने का भी ऑर्डर दे दिया गया। बेशक कैप्टन और क्रू ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन शिप का आइसबर्ग से फासला इतना कम रह गया था कि हर की गई कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई थी। ठीक 11:40 पर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया। आइसबर्ग के टकराने के बाद शिप की बॉडी पर एक 13 फीट तक बड़ा क्रैक पड़ गया था, जिसकी वजह से शिप के निचले फ्लोर्स में पानी भरना शुरू हो गया था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समुद्र में डूबता जा रहा था। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का आलम मच गया था और हर किसी को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे। शिप पर मौजूद कई लोगों ने पानी में छलांग लगा ली थी और बहुत से लोग लाइफ बोट्स पर सवार हो गए थे। कुछ ही घंटों बाद एक शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की पावर भी बंद हो गई थी और अब हर तरफ बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद टाइटैनिक 2
दो हिस्सों में टूट गया था और देखते ही देखते पूरा समुद्र के अंदर डूब गया था। इस हादसे में 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 700 के करीब लोग जिंदा बच गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थी। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक लोगों की मदद में मसरूफ रहे थे और आखिर में वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वार्निंग मिलते ही टाइटैनिक ने इमरजेंसी हेल्प के सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिए थे, लेकिन जब तक कोई शिप वहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक को बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई थी जो अगर ना की जाती तो आज टाइटैनिक की कहानी बिल्कुल अलग होती। टाइटैनिक को शुरुआत से ही बहुत ज्यादा रफ्तार से चलाया गया था, जिसकी वजह से आइसबर्ग की वार्निंग मिलने के बाद इसका रुख बदलना बिल्कुल बेकार हो गया था, क्योंकि ज्यादा स्पीड की वजह से किसी भी शिप का रुख बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा शिप पर मौजूद अलर्टर के पास किसी भी किस्म की कोई दूरबीन मौजूद नहीं थी, जिसकी मदद से समंदर में बर्फ के पहाड़ों को देखा जाता और मिलने वाली वार्निंग्स को भी इग्नोर किया गया था। टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगाए गए थे उन्हें स्टील से नहीं बल्कि कास्ट आयरन से बनाया गया था। ये रिवेट्स थे जो लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े हुए थे, लेकिन इन रिवेट्स की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से आइसबर्ग से टकराते ही ये खुल गए थे। पैसिफिक ओशन में ग्वाम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ समुद्र का वो हिस्सा आता है जहां ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। मैरियाना ट्रेंच समुद्र में मौजूद एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है, जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप समुद्र से भी 11,000 मीटर नीचे मौजूद है और ये गहराई वो गहराई है जहाँ तक इंसान आज तक जा पाया है। 1872 से लेकर 1972 के बीच HMS चैलेंजर नाम की एक ब्रिटिश शिप पैसिफिक ओशन के अलग अलग हिस्सों की गहराई नाप रही थी। शिप पर मौजूद ओशन एक्सप्लोरर्स ने 1 किलोमीटर लंबी रस्सी का इस्तेमाल किया, जिस पर वो भारी वेट को रस्सी से बांधकर समुद्र में डालते थे और समुद्र की गहराई नापते थे। पर तभी चैलेंजर शिप के साथ कुछ अजीब हुआ। मैरियाना आइलैंड के करीब जब रिसर्चर्स मेजरमेंट कर रहे थे तो उन्होंने नोट किया कि उनकी 1 किलोमीटर लंबी रस्सी पूरी पानी के अंदर डूब चुकी थी और अभी भी वो समुद्र के बॉटम तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने एक और 1 किलोमीटर लंबी रस्सी को उस रस्सी के साथ बांधा और फिर से समुद्र में डालना शुरू किया। कुछ ही देर बाद वो रस्सी भी पूरी पानी के अंदर डूब गई। शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि ऐसा उनके साथ पिछले सालों में कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने रस्सी को लंबी से लंबी किया और पानी में डाला, लेकिन अभी भी वो बॉटम तक नहीं पहुंची थी। पूरी 11 रस्सियां समुद्र में डालने के बाद आखिरकार वो बॉटम तक पहुंच गई। समुद्र के इस हिस्से की गहराई 4-5 नहीं बल्कि पूरे 11 किलोमीटर गहरी थी, जहां माउंट एवरेस्ट जैसा पहाड़ भी फिट आ सकता था और उसके बाद भी ये 2 किलोमीटर मजीद गहरी थी। इस 11 किलोमीटर गहरे 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े समुद्र के इस डीपेस्ट पॉइंट को दी मरियाना ट्रेंच का नाम दिया गया। मरियाना ट्रेंच की इस गहराई में खौफनाक अंधेरा, खाने की कमी और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी 1000 गुना ज्यादा प्रेशर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ किसी भी क्रिएचर का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ये प्रेशर इतना ही है कि अगर भारी भरकम हाथियों का एक झुंड किसी इंसान पर खड़ा कर दिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ जिंदगी पाई जाती है। मरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के 80 सालों बाद जब रिसर्चर्स ने फाइनली यहाँ जाने की हिम्मत की तो यहाँ ऐसी खौफनाक चीजें देखने को मिली जिन्होंने सभी को हैरान छोड़ दिया। मरियाना ट्रेंच की डिस्कवरी के 80 सालों बाद जब रिसर्चर्स ने फाइनली यहाँ जाने की हिम्मत की तो यहाँ ऐसी खौफनाक चीजें देखने को मिली जिन्होंने सभी को हैरान छोड़ दिया था। समुद्र के इस पॉइंट पर ऐसे क्रिएचर्स मौजूद थे जिन्हें पहले कभी भी नहीं देखा गया था। उन्हीं में से एक है एंगलर फिश। इस फिश को सी डेविल के नाम से जाना जाता है, जो 3 से 4 फीट तक लंबी और 32 केजी तक वजनी होती है। ये समुद्र की उन गहराइयों में रहती है जहां इंसान का जा पाना बहुत मुश्किल है। एंगलर फिश के सर पर एक रोड लगा होता है जिस पर एक नीले कलर की लाइट भी लगी होती है। ये फिश अपनी मर्जी से जब चाहे इस लाइट को ऑन और ऑफ भी कर सकती है। ये इस लाइट को ऑन करने के लिए अपनी ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड कर लेती है और जब ज्यादा ऑक्सीजन टॉर्च तक पहुंचता है तो ये शाइन करने लगती है। इसी तरह इसे बंद करने के लिए ये फिश अपनी ब्लड वेसल्स को नैरो कर लेती है, जिससे ये लाइट बंद हो जाती है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और जब कोई दूसरी फिश इस रोशनी तक पहुंचती है तो ये एक ही झटके में उसे पूरा निगल जाती है। इन्हीं गहराइयों में सी कुकम्बर नाम का एक क्रिएचर भी मौजूद है जो 6 फीट के इंसान जितना लंबा और 2500 ग्राम तक वजनी होता है। सी कुकम्बर इंसान के लिए इतना खतरनाक नहीं होता और ये अपनी ज्यादातर जिंदगी समुद्री फर्श पर रेंग कर गुजारता है। मैरियाना ट्रेंच में मछली की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसे बायोल्यूमिनेसेंट जेली फिश के नाम से जाना जाता है। इस फिश को हाल ही में 2016 में एक डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान 4 किलोमीटर की गहराई में डिस्कवर किया गया था। सबमरीन पर लगे कैमरास ने इस अजीब किस्म की मखलूक को कैप्चर किया था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फिश खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई खतरनाक भी है। इस फिश के सर में येलो और रेड कलर के शाइनिंग ऑर्गन्स होते हैं
येलो ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन को सरंजाम देते हैं और जबकि रेड ऑर्गन्स डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैरियाना ट्रेंच में ट्यूनिकेट्स की एक ऐसी स्पीशी भी पाई जाती है जिसे प्रीडेटरी ट्यूनिकेट कहा जाता है। ये क्रिएचर समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है और ये अपने आसपास से गुजरने वाले छोटे क्रिएचर्स का शिकार करता है। जब कोई क्रिएचर इसके आसपास से गुजरता है तो ये अपने बड़े से मुंह में उन्हें बंद कर लेता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये क्रिएचर आज से 550 मिलियन साल पहले से इस दुनिया में मौजूद है। इस क्रिएचर के पास दिमाग और बैकबोन भी होती है और हैरत अंगेज तौर पर ये अपने दिमाग को स्विच ऑफ भी कर सकता है।